हेलो गाइस, वेलकम टू वीगो स्टडी। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इस वीडियो में अपन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को दो तरह से डिफाइन करने वाले हैं। एक है एन बाई जेड रेशियो एंड सेकेंड है डिफाइंड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इवन और ओड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अपन बात करते हैं एन बाई जेड रेशियो की। सो एन इजिकल्स टू प्रोटोनों की संख्या और सॉरी एन एन इजिकल्स टू न्यूट्रॉनों की संख्या और जेड इजिकल्स टू प्रोटॉनों की संख्या। सो अपन बात करते हैं एन बाई जेड रेशियो में। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मीन्स इट इज नेचुरली abundant. It cannot decay spontaneously. Stability of nucleus can define a पैरामीटर एन बाई जेड रेशियो। तो इसमें है कि जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो नेचर में प्रचुर मात्रा में है और यह स्टेबिलिटी है, इसलिए ये और आगे डिके नहीं होता। और ये एक पैरामीटर से अपन डिफाइन करते हैं एन बाई जेड पैरामीटर से। सो एन बाई जेड रेशियो है वो अपन को ये बताता है कि इस न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। स्मॉल न्यूक्लियाई के लिए एन बाई जेड का जो रेशियो है, न्यूक्लियाई एन बाई जेड का रेशियो वो 1 के अराउंड होगा, ऑलमोस्ट 1। और हैवी न्यूक्लियाई के लिए होगा एन बाई जेड का रेशियो 1.5। सो लाइट न्यूक्लियाई अपन मान सकते हैं कि जिसका एटॉमिक मास नंबर 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको अपन छोटे न्यूक्लियस में ले सकते हैं, लाइट न्यूक्लियस में। और हैवी न्यूक्लियस को आपको पता होगा बड़े बड़े जो एटॉमिक नंबर होते हैं 18, 26 से 100 से अबो। सो ओवरऑल अपन बोलते हैं, अगर ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए एन बाई जेड का रेशियो 1 से 1.5 के बीच में रहना चाहिए। सो इस ग्राफ में अपन देखते हैं कि जो ये लाइन है, ये नीचे वाली, ये एन बाई जेड इजिकल्स टू 1 रेशियो के लिए और ये 1.5 के लिए, जो इससे थोड़ा सी ऊपर है। और इसके बीच में आप देख सकते हो ये ग्राफ बन रहा है वो स्टेबल न्यूक्लियाई का है। यहाँ आप नीचे देखोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो ये न्यूक्लियाई है, ये जो ग्राफ है वो नीचे वाली लाइन के टच है। इसका मतलब जो स्मॉल न्यूक्लियाई है, लाइट न्यूक्लियाई है, वो उनका रेशियो ऑलमोस्ट 1 होता है, एन बाई जेड का रेशियो। और जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ते हैं, ये रेशियो बढ़ता बढ़ता 1.5 की तरफ चला जाता है। तो इस ग्राफ से अपन अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो इस ग्राफ के अंदर जितने भी न्यूक्लियस आते हैं वो तो स्टेबल है, बट जो ये बाहर वाले हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और इस ग्राफ के इस ऊपर वाले रीजन को अपन बोलते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक है तो इसको न्यूट्रॉन रिच रीजन बोला जाता है। और इसमें प्रोटॉन्स की संख्या अधिक है तो इसको प्रोटॉन्स रिच रीजन बोला जाता है। सो इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। यही इस ग्राफ को और आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें वही है जो अपने पीछे से बताते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है और इसको भी आप पढ़ लेना। सो आगे देखते हैं अपन। अब अपन उसको और अच्छे से समझने के लिए अपन एक रफ ग्राफ बनाते हैं जो अपन नोटबुक में बनाते हैं, क्योंकि ये वाला ग्राफ अपन नोटबुक में तो बना नहीं सकते। अपन एक रफ ग्राफ बनाते हैं, वो होता है कि यहाँ से इस नीचे वाली लाइन से ऐसे शुरू करते हैं, इसे शुरू करते हैं और ये ऊपर चला जाता है। ये आपने देखा था वहाँ पे। सो अब जो इधर है, इधर वाले न्यूट्रॉन रिच रीजन और प्रोटॉन रिच रीजन वाले न्यूक्लियाई है, वो बीटा कणों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब बीटा कणस को इमिट करते हैं और स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ते हैं, जो इस लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए अपन बीटा डीके, इनको नॉर्मली बीटा डीके बोलते हैं, प्लस और माइनस बीटा डीके। सो अपन बात करते हैं पहले न्यूट्रॉन रिच रीजन के लिए। सो इफ nucleus lie in neutron rich region, then one neutron converted proton by emission of beta particle, मतलब बीटा डीके होता है। सो न्यूट्रॉन रिच रीजन में एक एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा माइनस का इमिशन होता है और ये एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इसका मास ऑलमोस्ट 0 होता है। ये बस बीटा पार्टिकल जो है, उसका स्पिन को ये संतुलित करते हैं और इनका कोई काम नहीं है।
सो अपन को नॉर्मली इक्वेशन याद रखनी है, ये ध्यान में रखना है कि एन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है प्लस बीटा माइनस पार्टिकल से इमिट होता है। और अब इसको और जैसे अपन इस ग्राफ में समझेंगे, इसमें तो है वो स्टेबल है ही। तो प्रोटॉन इस रीजन में क्या है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो मान लेते हैं कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इधर न्यूट्रॉन्स है, सॉरी ये न्यूट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है। सो इसमें एक न्यूट्रॉन कम हुआ मतलब अपन थोड़ा नीचे चले। अब न्यूट्रॉन कम हुआ और प्रोटॉन में वो चेंज हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन इधर तक इधर जाने पर बढ़ रहे हैं, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो अपन अब इधर चलेंगे। अब इसका रिजल्टेंट देखो, यहाँ से शुरू है तो इधर रिजल्टेंट इसका इधर ही आएगा। तो ओवरऑल मतलब ये है कि जो ये रिजल्टेंट है वो इस स्टेबल लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे बीटा पार्टिकल्स अब इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स या बीटा डीके होता है, तो न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है। अब सेकंड देखते हैं अपन कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन रिच रीजन में क्या होता है। तो प्रोटॉन रिच रीजन में इफ न्यूक्लियस लाइन प्रोटॉन रिच रीजन देन वन प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन थ्रू बीटा डीके। मतलब एक जो प्रोटॉन रिच रीजन में, प्रोटॉन रिच रीजन कौन सा था, ये वाला था, ये प्रोटॉन रिच रीजन कहलाता है। सो प्रोटॉन रिच रीजन में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस बीटा प्लस पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा डी के बोलते हैं इसे नॉर्मली। इसमें बीटा प्लस पार्टिकल्स इमिट होते हैं और इसमें न्यूट्रोनो, पिछले वाले में था एंटी न्यूट्रोनो, ये एंटी न्यूट्रोनो, और इसको बोलते हैं न्यूट्रोनो। इसका बस यही काम है कि बीटा पार्टिकल्स का जो स्पिन है उसको संतुलित करते हैं। तो इसको अपन उस ग्राफ में और अच्छे से समझते हैं। अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, पर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा मतलब एक न्यूट्रॉन तो बढ़ गया और प्रोटॉन घट गया। तो प्रोटॉन घटेगा मतलब प्रोटॉन घटेगा तो इधर चलेंगे अपन, क्योंकि इधर जाने पर प्रोटॉन बढ़ते हैं, इसके अपोजिट प्रोटॉन घटेगा। और अब न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रॉन बढ़ रहा है मतलब यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे, तो ये ऊपर गए अपन। अब इसका रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट किधर है, इधर। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि प्रोटॉन रिच रीजन में बीटा डीके होता है तो स्टेबल, तो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल लाइन की तरफ बढ़ता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है। सो बीटा डीके से अपन बोल सकते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जिससे अपन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। वो है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इवन और ओड। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो ओड और इवन के बेस पे अपन बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस या न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों ही ओड है, तो उस न्यूक्लियाई को अपन मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। और अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या ओड है और न्यूट्रॉन्स की संख्या इवन है, तो वो इस होगा तो वो भी अनस्टेबल, बट इससे ऊपर वाले से थोड़ा स्टेबल होगा। और अगर प्रोटॉन की संख्या इवन है किसी न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन्स की संख्या ओड है, तो उसमें भी इस ऊपर वाले न्यूक्लियाई से थोड़ा स्टेबल होगा, बट फुल स्टेबल अभी भी नहीं है। अगर किसी न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या दोनों इवन है, तो वो न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएगा। तो इसका जो ग्राफ है नीचे आने पे ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे ओड से इवन की तरफ जाएंगे अपन स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपन लिख सकते हैं एक 16 और 8। तो यहाँ पे जो जेड है प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है,
8 और जो न्यूट्रॉन्स है वो भी 8 ही है। तो इसमें दोनों इवन इवन है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसे आप और एग्जांपल देख सकते हो जो बुक्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे। तो इस तरह से अपन न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा। इस वीडियो में अपन ने दो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पैरामीटर्स की बात की, एक N/Z रेशियो और दूसरा है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के इवन और ओड संख्या के आधार पर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।